हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारे हीरो ज़ेंगडोंग और जू ने मिलकर ताई हैंग बैंड ग्रुप के काफी सारे लोगों को फ्रीज कर दिया था और वो उन्हीं के साथियों का इस्तेमाल करके उन्हें ही रास्ते से हटाते जा रहा था। जू ने यहाँ पर डिसाइड किया था कि वो एक डायग्राम फॉर्मेशन बनाएगा जिसके लिए उसे काफी सारे लोगों की जरूरत है। फिर क्या था, ज़ेंगडोंग की हेल्प से वो बैंड ग्रुप के लोगों को ही पूरी तरह से घेर कर उन्हें अपने फॉर्मेशन में ट्रैप कर लेता है। वहीं जितनी देर में वो लोग ये प्लाटिंग कर रहे थे उतनी देर में दूसरी तरफ दिखाते हैं जहां ली फैंग के कहने पर सभी ने हमला करना शुरू कर दिया था। पर उससे पहले ही मई बाकी सारे लीडर्स के साथ प्लान बना लेती है और अलग अलग गेट्स को घेर कर खड़ी हो जाती है। सबसे पहले शाओलिन टेम्पल के लोगों को दिखाते हैं जिन्होंने की वेस्ट गेट को पूरी तरह से लॉक कर दिया था, लेकिन ली फैंग इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो 2 मिनट भी नहीं लगाता और उस गेट से आर पार हो जाता है, जो कि बाकी सबके लिए बहुत मुश्किल था क्रॉस करना। वो अंदर एंटर होते ही बाकी सारे मॉन्क्स पर इतनी बुरी तरीके से हावी होने लग गया था, यहाँ तक कि वो फॉर्मेशन ब्रेक करके अपने लोगों को भी अंदर एंटर करा देता है कि ना चाहते हुए भी चीफ मॉन्क को ये फैसला लेना पड़ा था कि वो खुद को सेक्रीफाइस करके अपने सेक्ट के डिसाइपल्स को बचाएंगे, जिसमें उनका साथ ताई लॉन्ग देने वाला था। वो अपने डिसाइपल्स के साथ गेट के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे ज़ेंगडोंग और जू ने मिलकर उस ए डायग्राम फॉर्मेशन की हेल्प से बाकी सारे लोगों को वहाँ से भगा दिया था, लेकिन उन्हें खुद भी उस फॉर्मेशन से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि चीफ मॉन्क के कहने के बावजूद भी ताई लॉन्ग अपने डिसाइपल्स को छोड़ देता है, लेकिन चीफ मॉन्क को नहीं छोड़ता क्योंकि वो जानता था कि वो अकेले ली फैंग का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो खुद भी इस फाइट में शामिल हो जाते हैं। जब चीफ मॉन्क को ली फैंग ने दूर धकेल दिया था तो वो उन्हें अपने स्पिरिचुअल हैंड से होल्ड कर लेता है। हालांकि चीफ मॉन्क ताई लॉन्ग को वहाँ देखकर हैरान थे। वो तो उसे डांटने भी लगते हैं कि बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि डिसाइपल्स को लेकर यहाँ से बाहर चले जाओ। ताई लॉन्ग उनकी बात का जवाब नहीं देता बल्कि डिफेंसिव शील्ड बना लेता है, वो भी स्पिरिचुअल बेल्ट की शेप का, और फिर वो काफी गुस्से में ली फैंग के सामने खड़ा हो जाता है, ये शो करते हुए कि वो उससे डरने वाला नहीं है। अपनी आखिरी सांस तक वो उससे फाइट करेगा। उन दोनों को अपने सामने देखने के बाद ली फैंग कहता है कि ये तुम दोनों की जिंदगी का सबसे बदकिस्मत फैसला है जिसके लिए तुम्हें रिग्रेट करने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के बाद से सेंट्रल प्लान्स में कोई भी हीरो नहीं बचेगा जो अपने इस एंशिएंट मार्शल आर्ट को सिक्योर रख सके। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर स्ट्राइक करते हुए विनिंग मून टेक्निक का यूज करता है, जिसका स्ट्राइक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि ताई लॉन्ग के बनाए हुए उस स्पिरिचुअल बेल्ट शील्ड को भी वो होल्ड नहीं कर सकता, बल्कि यहाँ पर ताई लॉन्ग को अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज करना पड़ रहा था ताकि वो शील्ड थोड़ी देर डिफेंस कर सके। पर उस पर काफी प्रेशर लगाने की वजह से क्रैक्स पड़ने लग गए थे। इससे पहले कि वो पूरी तरह से शैटर होता, चीफ मॉन्क हरकत करते हुए कहते हैं कि लगता है बुद्धा यही चाहते हैं कि मैं अपने 6 के 6 सेंसेस को एक्टिवेट करूं। ये कहने के बाद वो अपनी छड़ी को जमीन में धंसा देते हैं और फिर वहीं बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए। इसका मतलब ये था कि चीफ मॉन्क खुद को सेक्रीफाइस करने वाले हैं। इस बात का टियानलोंग को पता नहीं था कि उसका सारा फोकस तो उस अटैक को ब्लॉक करने में था, तो वो चीफ मॉन्क को ऐसा करने से रोक नहीं पाता। चीफ मॉन्क अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक काफी जबरदस्त धमाका करते हैं, जिसे देखते ही देखते वो स्ट्राइक तो काउंटर हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही चीफ मॉन्क पूरी तरह से पत्थर की मूर्ति में कन्वर्ट हो जाते हैं। टियानलोंग इस चीज के लिए तैयार नहीं था, वो ये देखकर टूट जाता है और फिर धीरे धीरे चीफ मॉन्क वहाँ से वैनिश होना शुरू कर चुके थे। उनकी पूरी तरह से वैनिश होने से पहले ही यहाँ पर ली फैंग उनके आगे बो करता है क्योंकि वो उनके दिल से काफी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन यहाँ पर इस सेंट्रल प्लान को जीतने की वजह से वो उनके खिलाफ चला गया। इस बात को वो टियानलोंग के सामने भी जाहिर करता है कि मैं तुम्हारी भी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर देना, आज मैं तुम पर रहम नहीं खा सकता क्योंकि मेरे मालिक का ऑर्डर है कि मुझे इस जगह को जीतना है। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर टियानलोंग को भी निपटाने वाला था, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही उस पर एक स्नेक अटैक होता है जिसे वो ब्लॉक नहीं कर पाता और हड़बड़ाकर पीछे हट जाता है। ये स्वॉर्ड स्ट्राइक उसे काफी खतरनाक लगी थी, वो काफी शॉक हो गया था। पता चलता है कि ये स्ट्राइक और किसी ने नहीं बल्कि हमारी जिये शैन ने की है। जिये शैन, मेई और क्योतोंग वहाँ पर आकर टियानलोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। जिये शैन के स्वॉर्ड स्ट्राइक के बारे में ली फैंग को कुछ भी नहीं पता था। वो कहता है कि ये खतरनाक टेक्निक आखिर कौन सी है। यहाँ पर जिये शैन काफी प्राउडली एक्सेप्ट करती है कि ये 9 स्टार स्वॉर्ड टेक्निक है जो कि मेरे टियानसियान सेक्ट की है। अब तक वो स्काई की वजह से इस टेक्निक को पूरी तरह से अपने सेक्ट का नहीं बोल पा रही थी, लेकिन अब फाइनली ये टेक्निक उसके सेक्ट से बिलोंग करती है जिसे वो ऑलरेडी मास्टर कर चुकी है अपने सीनियर ब्रदर के चलते। तो वो इसी का यूज करके अब ली फैंग के साथ फाइट करने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ ज़ेंगडोंग और जू को दिखाते हैं। उन्होंने काफी कोशिश की थी उस फॉर्मेशन से बाहर निकलने की, लेकिन थक हार कर वापस सेंटर में आकर गिर पड़कर लेट जाते हैं। जू तो यही सोच रहा था कि पता नहीं कौन से जन्म में यहाँ से बाहर निकलेंगे कि तभी अचानक से मौसम बदलने लग जाता है और वो दोनों रोना शुरू कर देते हैं कि बताओ, एक तो वैसी किस्मत खराब है, अब मौसम भी साथ नहीं दे रही है। लेकिन तभी ज़ेंगडोंग को अचानक से कुछ क्लिक करता है और देखते ही देखते उन पर एक स्नीक अटैक हो चुका था, जिसे डॉज करने के लिए वो जू को लेकर साइड हट जाता है। ये अटैक काफी धमाकेदार था, इतना कि जू के बनाए हुए फॉर्मेशन के भी चिथड़े उड़ चुके थे। जू तो बाहर निकलकर काफी
काफी खुश हो जाता है, ये कहते हुए कि देखो सीनियर ब्रदर, हम बाहर निकल गए, यानी कि हम बच गए। पर हमारा जेंगडोंग उसे रियलिटी चेक देते हुए कहता है कि नहीं, बल्कि और पूरा फंसे हैं। जेंगडोंग की बात का मतलब हमें थोड़ी ही देर में समझ आ जाता है जब यान यूएस के सामने आ गया था अपनी आधी आर्मी के साथ। पता चलता है कि वो लोग तो चमचों से बचने की खुशी मना रहे थे और यहाँ बॉस खुद उन्हें घेरने के लिए हाजिर हो गया। जेंगडोंग यानुए को देखकर काफी हैरान था और यानुए जेंगडोंग को काफी गुस्से में घूर रहा था, जैसे कि आंखों से ही कच्चा खा जाएगा। वो जेंगडोंग को देखकर काफी एक्साइटेड हो चुका था, यहाँ तक कि उसके शिकारी कुत्ते भी। जब उसके भाई जेंगडोंग से निपटने की तैयारी करने लगते हैं तो उसका स्पिरिचुअल बीस्ट उन्हें देखकर गुर्राना शुरू कर देता है और यहाँ यानुए का कहना था कि तुम लोग पीछे हटो, इससे मैं संभालने वाला हूँ। ये कहते हुए वो अपने सिंहासन से नीचे उतर आता, जहाँ उसके चमचे उसके पैरों के नीचे सीढ़ी की तरह बिछ जाते हैं और वो किसी रॉयल प्रिंस की तरह आगे बढ़ते हुए हमारे जेंगडोंग को बताने लगता है कि वो उसके साथ फाइट करने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों है। असल में तो वो जेंगडोंग के मास्टर मो तियानहाओ को लेकर एक्साइटेड थे। वो बताते हैं कि जब तुम्हारा मास्टर सेंट्रल रीजन का एक हीरो हुआ करता था, तब उसने मार्शल वर्ल्ड में धूम मचा के रखी हुई थी। यहाँ तक कि वो अकेला एक ऐसा बंदा था जो पूरे डीमन कल्ट के साथ फिर सकता था और उसने अपने नाम के मुताबिक काम करके भी दिखाया। उसने डीमन कल्ट के नाक में भी दम करके रख दिया था और यही वजह है कि मैं जानता हूँ कि उसने अपनी सारी टेक्निक, सारी पावर तुम्हें ट्रांसफर कर दी होगी, क्योंकि तुम उसके इकलौते डिसाइपल जो थे। तो अब मैं तुम्हारे साथ फाइट करके देखना चाहता हूँ कि आखिर वो चीज क्या थी। ये कहते हुए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करके हमारे जेंगडोंग को धमकी दे रहा था। बेचारा जू तो डर जाता है, लेकिन जेंगडोंग उसे प्रोटेक्ट करते हुए जरा भी नहीं घबराता। पर यान ये भी लाइक कि अब मैं तुम दोनों के साथ फाइट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसकी टेक्निक उसने तुम दोनों को तो सिखाई है। जेंगडोंग को पता था कि ये बंदा कुछ नहीं बल्कि उसके मास्टर की टेक्निक्स हासिल करना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि मास्टर ने हमें पूरी टेक्निक नहीं सिखाई, सिर्फ 1/4 सिखाई है। पर इस बंदे को तो इसी में इंटरेस्ट आ गया था कि कोई बात नहीं, इतनी भी बहुत है, आखिर वो चीज ही कमाल की थी। इसके बाद तो वो अपनी स्वॉर्ड को समन करने लग गया था जो उसका स्पिरिचुअल बीस्ट कैरी कर रहा था। उसकी स्वॉर्ड भी काफी खतरनाक थी और उसका अलग ही इंटेंट रिलीज हो रहा था। वो कहता है कि मुझे माफ करना बच्चों, लेकिन मैं तुम्हें काफी परेशान करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि आखिर उस खतरनाक मॉन्स्टर ने कौन से मॉन्स्टर्स क्रिएट किए हैं। मुझे तो मो तियानहाओ के साथ फाइट करनी थी, लेकिन वो इतनी जल्दी चला गया कि अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे तुम दोनों से ही लड़ना होगा। ये कहते हुए वो अपनी आइस पावर रिलीज करता है, जिससे आसपास की जगह फ्रीज होनी शुरू हो चुकी थी। इसके बाद तो वो उन दोनों को अपनी पावर दिखाने के लिए जब जबरदस्त तरीके से अपनी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करता है ना, तो बेचारा जू डिसबैलेंस होकर नीचे गिरने लग गया था। वहीं जेंगडोंग उसे संभालते हुए कहता है कि हम दोनों को एम्बैरेस मत करो, यहाँ पर बात मास्टर के रेपुटेशन की है, इसलिए मेरा साथ दो। तो वो फटाफट उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ यानुए का कहना था कि तुम लोग मुझसे छोटे हो, जूनियर हो और इनएक्सपीरियंस्ड हो, तो मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन में धंसा देता है और फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास 3 स्ट्राइक है, अगर ये तीनों स्ट्राइक मुझे हिट हो गए तो फिर मैं तुम्हें 7 दिन और जीने दूंगा। ये सुनकर तो जेंगडोंग परेशान हो जाता है कि 3 स्ट्राइक में इसे घायल करना है, यानी कि तीनों स्ट्राइक से हिट होनी चाहिए। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी जू भी अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, हमारे पास तो सच में एक चांस है, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, क्यों ना मैं इसे हैंडल करूं। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, जेंगडोंग उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम जानते हो इसे, इसके 3 तो क्या, एक स्ट्राइक के आगे भी पूरे मार्शल वर्ल्ड में कोई खड़ा नहीं हो सकता, ये इतना दमदार है और तुम्हें लगता है कि हम इसके 3 स्ट्राइक झेल लेंगे। अब ये बात सुनकर तो जू के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। अब तक तो वो इसे बहुत ही हल्के में ले रहा था। जेंगडोंग को परेशान देखकर तो उसके भी चेहरे पर परेशानी की लकीरें छा जाती हैं और वहीं उन्हें हैरान परेशान देखकर यानुए काफी रिलैक्स था, वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें ली फेंग को दिखाते हैं, जिसके साथ हमारी ज़ेशन फाइट कर रही थी। दोनों की फाइट अब तक काफी इंटेंस हो चुकी थी। ली फेंग को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। वो ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि अब तक तियानशियान सेक्ट में उसने ऐसा बंदा नहीं देखा जो गैलेक्सी फॉल स्वॉर्ड को ऐसे ही इस्तेमाल कर रहा हो जैसे हमारी ज़ेशन कर रही है, क्योंकि उसकी टेक्निक काफी शार्प थी। ली फेंग यहाँ पर दोहरी चाल चलने का ट्राई कर रहा था। वो हमारी ज़ेशन को इमोशनल करने के लिए कहता है कि कहीं ऐसा इस वजह से तो नहीं क्योंकि तुम उस मो तियानहाओ के डिसाइपल्स के साथ प्रैक्टिस करती आ रही हो, कहीं ये टेक्निक तुम्हें उस जेंगडोंग ने तो नहीं सिखाई। उसका ये कहना था कि हमारी ज़ेशन हरकत करते हुए उसे पीछे धकेल कर कहती है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैंने ये टेक्निक खुद सीखी है। फाइट करते करते ज़ेशन थक ना जाए इसलिए क्योतोंग भी फाइट में ज्वाइन हो चुकी थी। वो बैक से ली फेंग पर हमला करती है, जिसे वो बड़े आराम से ब्लॉक कर लेता है। उसे तो लग रहा था कि क्योतोंग उसके लेवल की नहीं है, लेकिन यहाँ वो फाइट करते करते ज़ेशन से भी अपनी बात कंटिन्यू कर रहा था कि क्या तुम जानती हो वो जेंगडोंग क्या करता आ रहा है। पास्ट में उसने इसी टेक्निक का यूज करके 100 से भी ज्यादा टाइहैन लोगों को मारा है। यहाँ तक कि दुआन जो कि पहले उस ग्रुप का लीडर हुआ करता था, वो भी उसका सामना नहीं कर पाया था उस वक्त। ये देखकर कि ली फेंग को इतनी ज्यादा जानकारी है, वो कहती है कि उस वक्त
वक्त वहाँ पर तुम भी मौजूद थे ना। वो इस बात को झुठलाता नहीं है बल्कि एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उस वक्त वहाँ पर मैं भी मौजूद था। अगर मू तियानहा उस वक्त जिंदा नहीं होता और मुझे उसकी पावर का खौफ नहीं होता तो मैं भी उसके डिसाइपल से लड़कर दिखा देता कि पावर क्या है। वो तो बस मुझे लगता था कि अगर मैं उसके डिसाइपल पर भी उंगली उठाऊंगा ना तो वो मुझे जान से मारने के लिए मुझ तक जरूर पहुंचेगा। इसीलिए मैं उसे फाइट में नहीं हरा सका तो मैंने एक चाल चली। मैंने पूरे मार्शल वर्ल्ड में ये खबर फैला दी कि उसने सभी सेक्ट की टेक्निक्स चुराई हैं। अब ये सुनकर तो जिये शान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, क्योंकि 10 साल पहले ज़ेंगडोंग के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार उसके सामने मौजूद है। ली फेंग की वजह से ही वो र्यूमर्स फैले थे और बाकी सारे सेक्ट लीडर्स हमारे ज़ेंगडोंग तक जा पहुंचे थे। अपने सीनियर ब्रदर के साथ ये सब कुछ होने पर उसका तो दिल करा था कि वो अपनी स्वॉर्ड से इसकी गर्दन ही उड़ा दे। उसे गुस्सा दिलाना ही तो यहाँ पर ली फेंग का असली काम था। वो चाहता था कि वो इमोशनल होकर कोई गलती करे और वो उसे आराम से हरा दे। इसीलिए वो उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि अफसोस रह गया एक चीज का, मैं बस 10 साल पहले उससे लड़ नहीं सका जब वो अपनी पीक पर था, और इसीलिए उस दिन को आज रिक्रिएट करूंगा क्योंकि तुम उसकी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो। ऐसा लग रहा है जैसे उसी के साथ ही लड़ रहा हूँ। ये कहते हुए वो अपनी पूरी ताकत से स्ट्राइक करके उसे दूर पुश कर देता है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जिये शान डिसबैलेंस हो चुकी थी और ये देखकर कि कहीं वो दोबारा उस पर हमला ना कर दे, क्योतोंग बीच में कूद जाती है और वो उसके फ्यूचर अटैक को ब्लॉक करने के लिए खुद उसके सामने आ चुकी थी। ये बंदा उसके कंपैरिजन का नहीं था, उसके बहुत ऊपर का था, इसीलिए वो उसे आराम से पीछे धकेल देता है और फिर उन दोनों लड़कियों को एक साथ करते हुए वो लोन स्टार नाम की टेक्निक परफॉर्म करने के लिए हवा में जंप कर चुका था। लेकिन उसका ये स्ट्राइक हवा में ही ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि इसे ब्लॉक करने के लिए वहाँ पर जिये शान के फादर आ जाते हैं, जो उसे रोकते हुए कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर पर अटैक करने की, उसके पिता अभी जिंदा है और तुझे सबसे पहले मुझसे लड़ना होगा। ये कहकर वो उस पर अटैक का ट्राई करते हैं, लेकिन उस बंदे ने अपने आसपास शील्ड बना ली थी जिससे टकराकर वो वहीं ब्लॉक हो जाते हैं। हालांकि इस अटैक के बाद वो अच्छे से समझ गए थे कि फिलहाल के लिए उनका सामना इससे करना थोड़ा दिक्कत करेगा, इसलिए वो वापस अपनी डॉटर्स के पास पहुंच जाते हैं। क्योतोंग तो अपने मास्टर को वहाँ देखकर हैरान थी। वो कहती है कि मास्टर आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो साउथ गेट की तरफ पहरेदारी करनी थी ना। एल्डर बताते हैं कि मैं और एल्डर लियान साउथ गेट को ही प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी आर्मी बहुत ज्यादा है जिन्हें ब्लॉक करना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए हमें एक साथ इन लोगों को ब्लॉक करना होगा, क्योंकि हीरो लियान के आने से पहले हम ऑलरेडी अपने काफी सारे एल्डर्स को गवा चुके होंगे। वो इधर प्लानिंग प्लॉटिंग कर ही रहे थे कि उतनी देर में यहाँ पर एक और स्ट्राइक थ्रो होता है। पता चलता है कि ये स्ट्राइक और किसी ने नहीं बल्कि दाएं हैंग के बाकी सारे मास्टर्स ने की थी, जो कि ली फेंग के हेल्प के लिए वहाँ पर हाजिर हो चुके थे। अपने साथियों को वहाँ देखने के बाद ली फेंग उन्हें ऑर्डर देता है कि यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं एक भी बच के जाने ना पाए, सबको जान से मार दो। जिये शान के फादर के आने के बाद वो अकेला इन्हें संभाल नहीं पाता और उसके लिए ये परफेक्ट टाइमिंग थी, तो वो भी जोर शोर से फाइट के लिए आ जाता है। सीन शिफ्ट होता और हमें ज़ेंगडोंग को दिखाते हैं, जो वहाँ पर पड़ी हुई स्वॉर्ड को उठाकर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वहीं जू भी अपने मास्टर का नाम रोशन करने के लिए तैयार था। वो अपने सीनियर ब्रदर से कहता है कि डोंट वरी सीनियर ब्रदर, जब ये अपनी टेक्निक्स यूज करेगा ना तो मैं उसमें कोई ना कोई लूप होल्स जरूर ढूंढ लूंगा और फिर हम मिलकर उसकी वीकनेस पर अटैक करेंगे, क्योंकि वो 9 सेबर 13 स्टाइल्स यूज करने वाला है, जिसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है ना, मैंने सुना है। ज़ेंगडोंग उसकी बात सुनकर और ज्यादा मोटिवेट हो चुका था। वो कहता है कि ठीक है, हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं लेकिन अपना बेस्ट देंगे। हालांकि जू का कहना था कि वो ऑलरेडी उस फॉर्मेशन में अपनी काफी सारी एनर्जी यूज कर चुके हैं, अब अगर फाइट करेंगे तो पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से लाएंगे कि उसे हरा भी पाए या नहीं। पहले की फाइट से वो दोनों ऑलरेडी एग्जॉस्ट हैं, ऊपर से फॉर्मेशन से निकलने में भी उन्होंने अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर दी थी। तभी अचानक से ज़ेंगडोंग अपने आसपास मौजूद लाशों को देखता है और वहाँ पर पड़े हुए वेपन्स उसके नजर में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। वैसे पहली 3 स्ट्राइक ये बंदा करने वाला था और उसके बाद की 3 स्ट्राइक हमारा हीरो ज़ेंगडोंग। तो वो कहता है कि तुम दोनों तैयार हो गए, मैं अपनी पहली स्ट्राइक थ्रो करने वाला हूँ। लेकिन हमारा ज़ेंगडोंग उसे रोकते हुए कहता है कि कर लो, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी स्ट्राइक्स झेल ली तो क्या तुम सच में 7 दिनों के लिए हमारा पीछा छोड़ दोगे? इस बात को सुनकर वो बंदा भड़कते हुए कहता है कि मेरे शब्द पत्थर की लकीर है, जो मैंने एक बार कह दिया वो मेरे मरने के बाद भी पूरा होगा, और ये मैं दावे से कह सकता हूँ। उसके ये कहने के बाद हमारा हीरो कहता है कि ठीक है, अगर तुम 7 दिनों तक हमारा पीछा छोड़ दोगे, मतलब हमारे ऊपर चढ़े नहीं रहोगे, हमें जिंदा छोड़ दोगे, तो क्या मैं और मेरा जूनियर ब्रदर यहाँ से जा सकते हैं? तो वो रोकते हुए कहता है कि मैंने तुम दोनों को 7 दिनों तक जिंदा छोड़ने की बात की है, ये नहीं कहा कि तुम इस जगह को छोड़कर जा सकते हो। ये कहते हुए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करना शुरू कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस लग रही थी। वो उधर से अपना अटैक प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमारा फैटी वो फटाफट से हमारे ज़ेंगडोंग के कहने पर एक्यूपॉइंट टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है। एक्यूपॉइंट टेक्निक के यूज करते ही ज़ेंगडोंग की पूरी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। उसके हार्ट की पंपिंग स्पीड बढ़ जाती है, जिससे ब्लड फ्लो भी तेज हो जाता है और उसकी बॉडी में एनर्जी फ्लो और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। ये देखकर जू बताता है कि ये बहुत
बहुत ज्यादा रिस्की है सीनियर ब्रदर, और आप ज्यादा देर तक इस सिचुएशन को होल्ड नहीं कर पाओगे, तो आपको जल्द से जल्द अपना काम कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर जेंगडोंग के आसपास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा स्टोर हो चुका था, तो वो उसी का यूज करते हुए गैलेक्सी नाइटफॉल टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है। उसकी टेक्निक देखने के बाद यहाँ पर यानुए अपने मून स्वैलो टेक्निक का यूज करता है। दोनों ही अटैक्स आपस में टकराते हैं और वहाँ पर काफी जबरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिला था। जहाँ पर यानुए के अटैक की वजह से वो जगह फ्रीज होने लगी थी, वहीं जेंगडोंग ने बड़े आराम से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा जबरदस्त था कि बेचारा जू उस प्रेशर से हिट होकर काफी दूर जाकर गिरता है। वहीं पहले अटैक के हमारे जेंगडोंग के ब्लॉक करने के बाद यानुए भी पीछे हट चुका था। जू को दिखाते हैं, बेचारा जहाँ पर गिरा था वहाँ पर उसे एक वेपन नजर आता है और वो उस वेपन को उठा लेता है। वहीं यानुए को पता लग चुका था कि हमारे मोटू ने एक्यूपॉइंट टेक्निक का यूज किया है। उसे उस टेक्निक में काफी इंटरेस्ट आ रहा था। वो कहता है कि लगता है कि इस टेक्निक को डेवलप करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही कमीना मोटियान है। वैसे ये टेक्निक पहले से ज्यादा शार्प हो चुकी है। मैं बता दूं, इस टेक्निक को डेवलप उसने इसीलिए किया था ताकि वो डीमन कल्ट का सामना कर सके। इधर जेंगडोंग को दिखाते हैं, उस टेक्निक के फर्स्ट टाइम उसकी बॉडी पे इम्पैक्ट करने की वजह से वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, जैसे कि वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। वो जेंगडोंग को ज्यादा ब्रेक लेने का मौका नहीं देता। वो कहता है कि सेकंड स्ट्राइक के लिए तैयार हो जा लड़के। उसके ऐसा कहते ही जेंगडोंग तैयार हो चुका था और वो तेजी से दौड़कर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं यानुए अपनी जगह से बिना हिले मून शैडो सोरो स्लैश का यूज कर रहा था, जिससे वहाँ पर बर्फ की एक जाल जैसी तैयार हो जाती है जो सीधा जेंगडोंग को ट्रैप करने वाली थी। पर जेंगडोंग एक एक करके उन सारे ट्रैप से बचकर पहुंच जाता है यानुए के पास। यहाँ पर जेंगडोंग अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करते हुए अटैक्स करने की ट्राई कर रहा था। हालांकि उसके लिए यानुए के अटैक से बचना भी मुश्किल हो रहा था। बचने के चक्कर में यानुए के ब्लेड से उसके पांव पर जबरदस्त कट भी लग जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता बल्कि अपनी स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज कर लेता है। फाइट देखते ही देखते काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी। यहाँ पर एक बारी पे यानुए स्लाइड करते हुए पीछे भी हट जाता है, पर हमारा जेंगडोंग अपनी स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा था ताकि उसे यानुए को सोचने का मौका न देना पड़े। यानुए थोड़ी ही देर में हमारे जेंगडोंग की टेक्निक समझ गया था। ये भी समझ जाता है कि हमारा जेंगडोंग कौन सी चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसके पैटर्न को पढ़ते हुए नेक्स्ट टाइम उसे अटैक नहीं करने देता बल्कि उस पर ही अटैक थ्रो करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे हमारा जेंगडोंग सीधा पत्थर से टकरा गया था। और अब यानुए उसकी तरफ दौड़ कर आकर उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही जेंगडोंग होश में आकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। 2 स्ट्राइक हो चुके थे, जिसके बीच में यानुए गैप नहीं देता और 3rd स्ट्राइक कर देता है। यानुए को जेंगडोंग के साथ फाइट करने में काफी मजा आ रहा था और अब वो अपने सबसे पावरफुल ग्रास्पिंग द मून टेक्निक का यूज करता है, जिसका स्ट्राइक इतना ज्यादा खतरनाक था कि रास्ते में आने वाले सारे जंगल के पेड़ एक ही स्ट्राइक से साफ हो जाते हैं। जेंगडोंग उस अटैक को देखने के बाद उसे ब्लॉक करने के लिए अपने आगे एक शील्ड प्रिपेयर कर लेता है, जिसे बरकरार रखने में उसे अपनी जान लगानी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक धुएं का गुब्बार उड़ता है और वो उड़ते उड़ते काफी दूर जाकर गिर जाता है। अब भी यानुए ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था, वो भी जंप करके उसके पास आ गया था। इधर दूसरी तरफ पैलेस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर पूरी तरह से वॉर शुरू हो चुकी थी। ताई एंड बेनेट ग्रुप के लोगों को दिखाते हैं, जिन्होंने की यहाँ के डिसाइपल्स की जान लेनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और ये लोग हारते जा रहे थे। यहाँ तक कि ली फेंग के चमचों ने एल्डर हुआन झाओ को भी जान से मार दिया था। मई उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचती जरूर है, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। हालांकि उसने ली फेंग के उस चमचे का कान काट दिया था, जिससे उसे मई पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो मई का सामना नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ से फटाफट ली फेंग के पास पहुँच जाता है। वहीं मई अपने सामने एल्डर हुआन झाओ की ऐसी हालत देखकर काफी टूट चुकी थी, क्योंकि अब तक उन्होंने अपने बहुत सारे एल्डर्स को खो दिया था। सिचुएशन उनके हाथ से निकलती जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर सोल्जर्स बढ़ते जा रहे थे। सीन शिफ्ट होता और हमें जेंगडोंग को दिखाते हैं। यानुए उसके ऊपर बैठकर उसके फेस को पूरी तरह से मिट्टी में धंसाते हुए कह रहा था कि लड़के, तेरे पास सिर्फ इतनी ही चीजें हैं क्या? मेरा 3rd स्ट्राइक अभी तक खत्म नहीं हुआ और मैं तुझे इस बार चांस से मारने वाला हूँ। तभी यानुए पर स्वॉर्ड से अटैक होता है और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा जू था, जिसने कि उसी के भाई का वेपन चुरा लिया था और वो उसी के ऊपर चढ़कर लिटिल फॉर्मलेस आर्ट परफॉर्म करने लगता है और वो स्वॉर्ड सीधा तेजी से उसी की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जब यानुए उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर मौका पाकर जेंगडोंग भी उस पर पीछे से हमला करने वाला था। जिन दोनों के अटैक को देखकर ये बंदा स्मोक करने लगता है, जैसे कि उसे इसी चीज का इंतजार हो, और फिर वो बिना अपनी जगह से हिले स्वॉलोइंग द मून टेक्निक परफॉर्म करके उन दोनों को ही खुद से दूर हटा देता है। उसकी इस टेक्निक की वजह से वहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ था उसे देखकर तो ये बंदी वो भी सदमे में आ जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले यानुए को किसी भी एंडर्स के साथ भी इतनी इंटेंस फाइट करते हुए नहीं देखा था। इधर यानुए अकेले उन दोनों के साथ भिड़ने लग जाता है। जब वो दोनों के साथ फाइट कर रहा था, तब मौका पाकर जू ने उसके हाथ में हैंडकफ लगा दिया था, उसी स्वॉर्ड का जिसे वो इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ पर हमारा जू फिर से अपने एक्यू पॉइंट्स का यूज करते हुए उसे फ्रीज करने की ट्राई करता है, लेकिन इस बंदे की खुद की बॉडी पर कंट्रोल इतनी ज्यादा थी कि उसका ये अटैक उस पर काम नहीं करता। पहली बार जू के इस अटैक को
परफॉर्म करने के बाद भी कोई फ्रीज नहीं हुआ था और ये देखकर तो खुद जू भी हैरान रह जाता है। इससे पहले कि ज़ेंगडोंग जू को बचाने के लिए उस पर अटैक करता, उतने में उस बंदे ने उस पर एक जबरदस्त किक जड़ दी थी, जिससे वो स्वॉर्ड पूरी तरह से शैटर हो जाती है और यानवे उसी टूटे हुए स्वॉर्ड को पकड़कर घुमाकर हमारे ज़ेंगडोंग की तरफ थ्रो कर देता है, जो कि उसकी बॉडी के अंदर घुस गई थी और वो उससे हिट होकर काफी दूर चला जाता है। ज़ेंगडोंग क्लियरली काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। जू को तो लगता है कि उसने अपने सीनियर ब्रदर को खो दिया। तभी अपने बो को संभालते हुए ज़ेंगडोंग खड़ा हो जाता है। वो स्वॉर्ड उसकी बॉडी के अंदर धसी हुई थी, जिसे वो हाथ से खींचकर बाहर फेंक देता है और उसी स्वॉर्ड को एरो की तरह यूज करते हुए अपनी आर्चरी परफॉर्म करने लग गया था, ये कहते हुए कि मैंने अभी तक अपनी थर्ड स्ट्राइक थ्रो नहीं की। यानवे भी उस बंदे की हिम्मत देखकर थोड़ी देर के लिए कॉशियस हो जाता है। ज़ेंगडोंग स्माइल के साथ कि अब देख मेरा फाइनल अटैक कितना खतरनाक हो सकता है, ये बोलकर उस स्वॉर्ड को आसमान की तरफ चला चुका था, जिसके चेन का दूसरा सिरा उस बंदे के हाथ से जुड़ा हुआ था। ये देखकर तो उसका गला सूखने लग जाता है, क्योंकि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था, क्योंकि लेटे लेटे ही हमारे जू ने उसके पाँव को भी फ्रीज कर दिया था। जैसे ही वो स्वॉर्ड आसमान में जाती है, वो लाइटनिंग अट्रैक्ट करने लगती है। वहीं अपना काम खत्म करने के बाद यहाँ ज़ेंगडोंग पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है। वहीं वो स्वॉर्ड लाइटनिंग करेक्ट करके सीधा अपने चेन से ट्रांसफर करने वाली थी। इस बंदे का तो भरता बन जाता, लेकिन उससे पहले ही वो उस चेन को काटने में सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे ही जू और ज़ेंगडोंग को लगता है कि उनका अटैक फेल हो गया, तभी वो लाइटनिंग सीधा जमीन पर उस बंदे के ऊपर आकर गिरती है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। इस धमाके का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि सबको सामने आकर देखना पड़ रहा था कि उनके बॉस अभी सलामत है या निकल लिए। जब उन्हें सही सलामत खड़ा देखते हैं तो उनके पास जाकर पूछते हैं कि अब क्या करना है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि 7 दिन के लिए सीज फायर कर दो। उसका भाई परेशान होते हुए कहता है, लेकिन बॉस हम जीतने वाले हैं। वो कहता है कि मैंने कह दिया तो कह दिया, मेरी बात पत्थर की लकीर है और अब अपनी मैं बात से पीछे नहीं हट सकता। उसे समझ नहीं आता कि उसका भाई सही सलामत होने पर भी ऐसी बेवकूफी क्यों कर रहा है, जब तक कि वो पीछे नहीं पलटा था। जैसे ही यानवे घूमता है, वो देखता है कि उसके भाई का एक हाथ बुरी तरीके से जल चुका है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा है। मतलब हमारे ज़ेंगडोंग के अटैक ने उसे इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। अब उसके इशारे पर वहाँ पर जोर जोर से सायरन बजने शुरू हो गए थे, जिससे दूर फाइट कर रहे लोगों को भी खबर लग जाती है कि उन्हें सीज फायर करना है। उन्हें भी समझ नहीं आता कि आखिर बॉस ने ऐसा प्लान क्यों बनाया होगा। सब लोग ली फेंग के पास पहुँच जाते हैं सवाल करने के लिए। वो भी यही सोच रहा था, लेकिन फिर कहता है कि बॉस ने ये सोचा है तो इसका मतलब जरूर वो कोई और प्लान बना रहे हैं। तो इन लड़कियों को टाटा बाय बाय बोलते हुए वो तो निकल जाता है। हालांकि इन्हें जाने देने का उसका भी दिल नहीं कर रहा था। जितने हैरान त्यानहान वाले लोग थे, उतने ही हैरान कैपिटल के लोग थे। उन्हें भी समझ नहीं आता कि अचानक से ये लोग हार मानकर वापस क्यों जा रहे हैं। वो लोग तो बाहर निकल के देख रहे थे कि आखिर सिचुएशन कैसी है। उन्हें हमारे ज़ेंगडोंग और जू की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ ज़ेंगडोंग और जू को दिखाते हैं। ज़ेंगडोंग की हालत खराब थी, इसलिए जू उसे काई से बचाते हुए वहाँ से भाग रहा था, क्योंकि काई उसे जान से मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। इससे पहले कि वो उस पर अटैक करता, तभी जू के 2 दोस्त जो कि उसे टूर्नामेंट में मिले थे, वो वहाँ पहुंचकर उसकी हेल्प करने लगते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जिन्होंने काई को ओवरपावर कर दिया था। हालांकि इनकी आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी होने की वजह से काई को लग रहा था कि ये कुछ लोग उसे नहीं रोक पाएंगे, तो वो उन्हें इस बात का टॉन्ट भी मार देता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम हमारे सामने कितने देर टिकोगे। वहीं उन लोगों का कहना था कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग सिर्फ कुछ ही हैं। पता लगता है कि पीछे उनकी पूरी सेना आ रही है और वो लोग उस सेना की आवाज सुनकर डर के वहाँ से भाग जाते हैं। पता चलता है कि इन लोगों की हेल्प के लिए वहाँ पर लिन फैमिली भी हाजिर है। जहाँ अपने साले साहब को देखने के बाद तो हमारा जू खुश हो जाता है, जो कि काफी रिस्पेक्ट के साथ उसे ग्रीट कर रहा था, क्योंकि अब उसके दिल में हमारे जू के लिए दिल से रिस्पेक्ट मौजूद है। अब वॉर के शांत होते ही जब मौसम साफ होता है और सूरज निकलता है, तो सब लोग जोर जोर से उन हीरोज का नाम पुकारने लगते हैं। यहाँ पर हमारे ज़ेंगडोंग को भी पहली बार हीरो का दर्जा देकर जोर जोर से उसके नाम का नारा लग रहा था। वो अपना नाम सुनकर एक स्मर्क करता है। इसका मतलब ये है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन इस सीरीज का फर्स्ट सीजन जरूर खत्म हो गया। किसी के साथ हमारे सीरीज की फर्स्ट सीजन की एंडिंग हो गई यार। ये लास्ट एपिसोड था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल पर ऐसे ही और वीडियोस आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो। और हाँ, अगर किसी को चैनल का मेंबरशिप लेना है तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि वो एक्टिवेट हो चुकी है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।